अलग ही स्टाइल में बोलती है। कोई इतने अच्छे से सॉल्व करे ना करे, वो मशीन पहले कर देती है। थैंक यू। क्या? हाँ, इससे क्लास की टाइमिंग का वो रहता है ना कि आपकी प्रॉपर टाइमिंग उससे हो रही है। आपके साथ कोई काम चोरी नहीं कर सकता, आपके हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आज आप आ जाए, कल आई थी आप, है ना? आप आज ही आए हैं, आप आज आए हैं। ओके, और कौन है आज? आप आए हैं, ठीक है। ऐसे बिखरे हुए क्यों बैठे हैं? पास पास आ जाइए ना। तो थोड़ा सा इनको बता दें पीछे से, है ना? ये जो क्लास है अपनी इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है? और थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कि अपना जो इंडियन पॉलिटी है वो आपकी सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट है, ये तो आपको पता होगा, है ना? काउंसलिंग में आपने समझ ही लिया होगा। तो सेकंड पेपर का पार्ट ए है ये अपना, पेपर 2 पार्ट ए। और आपको पता ही होगा सारे पेपर में दो दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, और हर एक पार्ट में 5-5 यूनिट्स हैं। ये आपको बेसिक चीजें मालूम है, सिलेबस आपने देखा होगा, ब्रोशर मिला होगा आपको। तो जो अपना सेकंड पेपर का पार्ट ए है उसमें जो पॉलिटी की 5 यूनिट है, उसमें से जो 3 यूनिट है वो है आपकी इंडियन पॉलिटी। फिर बात आती है फिर 2 यूनिट का, क्या? तो 2 यूनिट है आपकी एमपी की पॉलिटी, जो कि फिर आपके एमपी के सिलेबस में कवर होंगी। तो जो अपन पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, वो है आपकी 3 यूनिट्स। क्लियर है ये चीज? एक चीज जो मैं बार बार बोलती हूँ, फिर से एड्रेस कर दे रही हूँ, आप 3 नए हैं आपको भी, और जो आप लोग पुराने हैं आपको भी। अभी हम थोड़ा देर पहले मैं अपने सर से भी एक बार डिस्कस कर रही थी कि जो मैं बच्चों में एक प्रॉब्लम पा रही हूँ कॉमनली, बच्चों से मतलब यहाँ पे मतलब एस्पिरेंट्स में, जो न्यू है उनमें भी और जो ओल्ड है उनमें भी, जो 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं उनमें भी, और जो बिल्कुल जीरो पे है उनमें, कि ना सिलेबस को समझ नहीं पा रहे हैं, सिलेबस की नीड को। कारण क्या है इसमें? गलती उनकी नहीं है, गलती है पीएससी की। पीएससी की कैसी? पीएससी की भी क्यों कहें, उनके भी अपने वो हैं। एक चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए, चाहे आप एग्जाम दे चुके हो या कभी ना दिया हो, चाहे पहली बार सुन रहे हो, पॉलिटी एक विषय है जो कि बहुत बड़ा है, जिसकी रेंज बहुत बड़ी है। मार्केट्स में जो बुक्स आती हैं वो पूरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत कॉमन रेफरेंस बुक सुन रखी होगी आपकी, लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत एमपीपीएससी के सिलेबस के लिए नहीं है ना, वो यूपीएससी के लिए है, वो किसके लिए है? पॉलिटी के लिए। और वो पॉलिटी की भी नोट्स किताब है, डिटेल किताब नहीं है वो भी। नोट्स उसकी भी जो डिटेल किताबें आती हैं संविधान के नाम से अलग आती है ना, तमाम चीजें। अब होता क्या है, बच्चों के साथ एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम आ जाती है, जब कुछ नहीं पता होता है शुरुआती दौर में, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, और यूट्यूब पे लड़ाई होती है व्यूज की। कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई अच्छाई या बुराई की बात नहीं। व्यू क्यों आए? तभी आएंगे ना जब आप देखोगे। और जब यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना होगा, तो जब तक उसमें कुछ ऐसी बात नहीं होगी जो कहीं नहीं सुनी आपने, तो वो व्यू क्यों देखोगे आप? स्वाभाविक सी बात है। व्यू नहीं बढ़ेंगे तो ऐड नहीं आएगी, वो कहानी बहुत अलग चलती है। बच्चों के सामने दुविधा क्या है, जो नए हैं या उस चीज को जो बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाए हैं, उससे वो पूरी चीजों को कंपैरिजन करने लगते हैं, और उसको एक पैरामीटर मान लेते हैं कि हमको ये पढ़ना है, या कोई भी नई चीज मिली स्पार्किंग सी, तो यार ये अच्छी बात है, ये मैंने कभी नहीं सुनी थी। ये प्रोसेस से क्या होता है नुकसान, सिलेबस से बहुत भटक जाते हैं। अब सिलेबस की कहानी कहाँ आती है पीएससी की? 2019 तक जो सिलेबस था, वो जो पहले से सिस्टम चला रहा था 2014 तक, वो बहुत डिफाइंड नहीं था कि ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे। तो कंप्लीटली क्या पढ़ ली जाती थी? पॉलिटी। और वो कहीं से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती थी। 2020 में जो नया सिलेबस आया, इस चीज को समझिए कि अगर एक संस्था है जो आपका पेपर लेने वाली है, और वो सिलेबस को अगर बार बार रिफॉर्म कर रही है, तो हमको भी तो उस नीड को समझना चाहिए ना, उसी के हिसाब से पेपर बदलेगा। अब आप कहें कि नहीं हम पढ़ेंगे वही जो हम पहले पढ़ते थे, तुम पूछो चाहे कुछ भी, नुकसान किसका होगा? अपने ही खुद का ही होगा। अब दिक्कत क्या आ जाती है, 20 वाला जो सिलेबस आया उसमें उन्होंने कुछ चीजों को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, फिर पढ़ने के एक तरीके बन गए, सबके नोट्स बन गए, लोग उसको उठा के पढ़ने लग गए। दिमाग में बच्चों के क्या चलता है, पॉलिटी मतलब पॉलिटी, राजव्यवस्था मतलब राजव्यवस्था। ऐसा नहीं है। अब जो नया सिलेबस आया 2024 में, जो कि अभी 18 तारीख से आया है, जिससे पहला पेपर होने वाला है, जिससे अभी तक पेपर हुआ भी नहीं है, अगला मीन्स पहला एग्जाम होगा। अब उसमें जब प्रश्न पूछे जाएंगे तब आपको वो चीज और क्लैरिटी से समझ में आएगी कि भाई इन्होंने जो सिलेबस डिफाइन किया है, प्रश्न वो उसी से पूछेंगे ना। कितनी सारी मेजर चीजें जो सिलेबस का पार्ट पहले थी, अब नहीं है। अब दुविधा क्या है यहाँ पे, अगर उसको बिल्कुल ना पढ़ा जाए, या पढ़ाने वाले की तरफ से देखूं, अगर मैं अपनी तरफ से देखूं, या कोई भी टीचर उसको वो ना पढ़ाए, तो जजमेंट क्या आता है आप लोगों का? आप लोगों का मतलब किसी भी स्टूडेंट का, मैं भी खुद होंगी तो क्या होता है अपना, कि यार ये चीज तो छूट गई। और अगर अपन उसको पढ़े तो दिमाग में दूसरी समस्या पैदा हो जाती है कि यार ये तो सिलेबस में ही नहीं है, तो हमें क्यों पढ़ना है? तो कहने का अर्थ ये कि जो भी आपको पढ़ाएंगे उनको तो पता है खैर कि क्या पढ़ाना है। एस्पिरेंट के सामने ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है
क्योंकि उसने तो क्लास में पढ़ लिया, अब वो घर जाके रेफरेंस ढूंढेगा कुछ पढ़ने के लिए। रेफरेंस मार्केट में क्या अवेलेबल है? जो भी किताबें हैं या तो यूट्यूब है, दो ही चीजें हैं। ना तो वो किताब एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस के लिए लिखी गई है, वो पॉलिटी के लिए लिखी गई है, ना ही वो यूट्यूब का वीडियो पर्टिकुलर तुम्हारी परीक्षा के लिए बना है। वो एक नॉर्मल वीडियो है, उसको एसआई वाला भी देख सकता है, राजस्थान देने वाला भी दे सकता है, यूपीएससी वाला भी दे सकता है। क्या वो स्पेशल आपके लिए डिजाइन किया गया है? नहीं किया गया। अब यहाँ पे दुविधा खड़ी हो जाती है, यार ये छूट गया, ये पढ़ लिया, ये नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, परीक्षा है बिल्कुल सुई में धागा डालने की जैसी। आपकी सुई का छेद जितना बड़ा है, आपका धागा भी उसके अप्रोप्रिएट होना चाहिए ना। अल्टीमेटली अगर आपको कोई परीक्षा पास करनी है तो उसका जो निशाना लगना है उसकी पैरामीटर्स के हिसाब से होना चाहिए ना। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? आपको भूगोल का ज्ञानी, इतिहास का या पॉलिटी का ज्ञानी बनना है, या एक परीक्षा निकालनी है? एक परीक्षा निकालनी है। जिनने कभी परीक्षा नहीं दी है उनके लिए एक फ्रेश बात हो सकती है, पर आप में से अगर किसी ने पहले प्री या मेंस लिखा हुआ है तो वो इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कंटेंट की नहीं होती है। कंटेंट की है क्या प्रॉब्लम कहीं भी मार्केट में? मार्केट से मतलब इस अकेले मार्केट की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात हो रही है। सारी समस्या है उस एक अप्रोच की। कुछ लोग बिल्कुल एक बार में सटीक सिलेक्शन ले लेते हैं, और जब आप उनसे मिलते हैं और आपको लगता है यार इसको तो ये भी नहीं आता, मेरे से बहुत कम आता है, तो इससे क्या ये प्रूफ होता है कि कम ज्ञान वालों का सिलेक्शन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। उस परीक्षा के लिए जो चीज रिक्वायर्ड थी वो उस इंसान ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट की है। अल्टीमेट क्या है? ट्रुथ, एग्जीक्यूशन ही है। जैसे हम में से कोई भी टीचर्स हैं यहाँ पर, आपसे उम्र में कुछ साल बड़े हुए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बड़े परम ज्ञाता ज्ञानी हैं कोई भी, पर हम वो लोग हैं जो उस फील्ड से हैं, जो उस चीज के दोनों चीजें देख चुके हैं, फेल होना भी देख चुके हैं और खुद परीक्षा पास करके पास होना भी देख चुके हैं। हमें वो भी पता है किस तरीकों से फेल होते हैं, हमें वो भी पता है किन तरीकों से हम पास होते हैं। तो इनसे क्या निकल के आती है? परीक्षा की अप्रोच। तो आप सबका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए परीक्षा पास करने की अप्रोच पे। ज्ञान की कमी धरती पे कहीं नहीं है। और अब तो यूट्यूब का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है। इंस्टाग्राम कह रही हूँ, सॉरी, टेलीग्राम डंपिंग यार्ड है वो तो, मतलब मैं तो उसको डंपिंग यार्ड बोलती हूँ। जैसे कचरा की जो लैंडफिल सोसाइटी वो होती है ना, लैंडफिल फील्ड, जहां पे पूरा कचरा नगर पालिका का इकट्ठा होकर पटक दिया जाता है, आज की डेट में टेलीग्राम, यूट्यूब वो बन चुके हैं। नोट्स पॉल्यूशन जिसको कहते हैं। अब आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि इतनी सारी चीजों में से अपने काम की कैसे निकालें, और यहीं पे बच्चे भटक जाते हैं। तो आपकी जो बेसिक नीड होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, वो होनी चाहिए कि एमपीपीएससी की अप्रोच कहाँ से पूरी हो रही है। चीजें कोई नई नहीं आ जाएंगी, हड़प्पा हड़प्पा ही रहेगी। हो सकता है कभी आपने 2 फैक्ट पढ़े हो, शायद कभी 2 एक्स्ट्रा पता चल जाए, हो सकता है किसी से 2 छूट जाए, कहीं और पता चल जाए। ऊपर नीचे कहानी होती रहती। मेन तो किसी को कोई हड़प्पा बदल नहीं देगा, मेन तो कोई संविधान की व्यवस्था को बदल नहीं देगा, जो थी वो है। हमें जो चीजें यहाँ सीखनी है वो ये कि हम पहली चीज तो उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें कि भाई जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो कैसे हुआ। दूसरी चीज उसमें ये समझे कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन पढ़ रहे हैं संविधान सभा, यहाँ से शुरू किया। मैं चाहूँ तो इसमें कोई बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा तड़कता भड़कता सा टॉपिक उठाऊं जिसमें सबको मजा आ जाए, और वही मुझे यूट्यूब पे बनाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां तो व्यू चाहिए, बनाऊंगी। पर यहाँ पे हम इस इंस्टीट्यूट के इस क्लासरूम में क्यों बैठे हैं? कंटेंट तो यूट्यूब पे भी है ना। हम इसलिए बैठे हैं ताकि हम वो सही तरीका सीख सकें कि इस अप्रोच से एग्जाम निकलेगा। और आप यकीन मानिए, अभी मेरा जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक तो मैं गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि रिजल्ट मेरा पेंडिंग है, इंटरव्यू हो चुका है। तब तक मैं अपना उदाहरण दूं तो एक वो लगेगा कि यार भाई अभी तो रिजल्ट हाथ में नहीं है। मेरे बिल्कुल नियरेस्ट फ्रेंड्स, मेरे बिल्कुल अपने इनर सर्किल में डिप्टी कलेक्टर भी है, जो डीएसपी भी है। इनर सर्किल का इसलिए बता रही हूँ कि परिचित तो बहुत है, पर इनर सर्किल से मतलब कि जिनके नोट्स तक मैंने देखे हैं, मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं उनके। और आपको अपन को लगता है ना कि टॉपर के नोट्स कुछ बहुत अलग होंगे, मुझे भी यही लगा जब मैंने दिल्ली में तैयारी कर रही थी यूपीएससी, जब मैं पहली बार पीएससी में शिफ्ट हुई तो मैंने भी अपने इन सारे दोस्तों के नोट्स निकाले। 2017 में मेरी बेस्ट फ्रेंड बचपन से मेरे साथ जो बेंच पे बैठी है वो डीएसपी बनी, तो मेरे लिए तो सबसे पहले ये रहेगा ना, ला भाई अपने नोट्स, मैं तो इससे पढ़ूंगी। मेरा खुद का भाई डीएसपी बना 2017 में, उसके सीधे नोट्स, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, सारी चीजें यहाँ भेज दो, और उसकी सारे नोट्स पड़े हुए हैं। और नोट्स पलटाते हुए मेरा जो पहला विचार था ना, मैं आपको अपनी कहानी इसलिए शेयर कर रही हूँ, उससे आपको अप्रोच का तरीका समझ में आएगा। उस डेट तक मैं सारा यूपीएससी में बहुत अच्छे से पढ़ चुकी थी। इसका मतलब क्या है? नॉलेज था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी। और यहाँ एमपीपीएससी का मेरा बिना पढ़े प्रीलिम्स भी निकल जाता था, मेंस देने के लिए मैं आती नहीं थी। ये मेरा एरोगेंस का लेवल था, ये वो मेरी कमी थी, क्योंकि उस समय मेरा सारा फोकस यूपीएससी पे था। जिस चीज को बिना मेहनत के निकल जाए तो इंसान ऐसे ही लेता है ना। अब मैं यहाँ जो बताना चाह रही हूँ वो समझने की कोशिश करना। वो मुद्दा ये है कि नॉलेज था, बेस्ट टीचर से बेस्ट उसमें पढ़ी थी, और बिना पढ़े मेरा प्री निकल रहा था एमपीपीएससी का। दिक्कत कहाँ बन रही थी? तो क्या मेरे से मेंस लिखते नहीं बन रहा होगा? लिख के तो आती होंगी ना, पर मेरा मेंस नहीं निकला।
सारा खेल किसका था जो मैंने एनालाइज किया जब मैंने अपने जो फ्रेंड्स के सिलेक्शन थे इनकी कॉपियां बुलवाई कि भाई समस्या कहाँ आ रही है, कॉपियां देखी, समस्या आ रही थी सिर्फ और सिर्फ अप्रोच में। नॉलेज के लेवल पे जो मैंने और मेरे भाई ने एक साथ देखी थी, आदित्य तिवारी डीएसपी है अभी, है ना, उसने भी उसका डीएसपी वो 2017 में हुआ, 14 में वो नायब तहसीलदार हुआ, उस और 2014 में मेरा सिलेक्शन, मतलब 2014 की परीक्षा 15 में हुई थी। तो वो मेरा बिल्कुल पहले कॉलेज में थी, मैं बिल्कुल नई नई 21 साल की होके वो जो होता ना एग्जाम दे दिया, प्री निकल गया आपका, मींस का कुछ नहीं, वो वाली कहानी थी। हमने जो अपनी कॉपीज देखी, जो एनालिसिस किया, मेरे में कंटेंट बहुत ज्यादा लेवल का था, क्योंकि वो चीजों की जो चीजें थी समझ हो गई थी उस समय तक। उसके में कंटेंट का लेवल थोड़ा उस लेवल से नहीं था, क्योंकि मेरे में यूपीएससी का टच था, बट उसकी अप्रोच एकदम परफेक्ट थी। और हम लोग, ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी की तारीफ या बुराई की, यहाँ पे परफेक्ट एनालिसिस किया, हम दोनों ने बैठ के एनालाइज किया। फिर यहीं से ये बात निकल के आई कि भाई सारा खेल पीएससी में नॉलेज अकेले का नहीं है, ज्ञान तो बहुत है, सबके पास है, सारा खेल अप्रोच का है। जब मैंने अपने इन इनर फ्रेंड्स की कॉपियां देखी, मैं कहती थी ये पढ़ा है तुमने, ये तो मुझे आता है, ये पढ़ा तुमने, ये तो मुझे पता है। लिटरली मेरे पास आज भी कॉपियां रखी हुई हैं, कभी देखना हो तो मैं आपको भी दिखा सकती हूँ। मैं ऐसे पलटती थी, ये पढ़ा आदित्य तुमने, और कुछ नहीं था इसमें। वो बोला हाँ जी यही पढ़ना है, बस तरीका क्या सीखना है हमको, अप्रोच। सारा खेल परीक्षा में अप्रोच का है। यूपीएससी में हर साल हिंदी मीडियम के रिजल्ट डाउन जा रहे हैं, आपको लग रहा है हिंदी में प्रॉब्लम है? नहीं है, लिखवा के ले लो मुझसे, मैं प्रूफ कर सकती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड सिलेक्ट हुई थी यूपीएससी 2018 में, आईएएस तपस्या परिहार, अभी छतरपुर में पोस्टेड है, नरसिंहपुर की है, हमारे उसकी है, हमने साथ में पढ़ाई की। अंतर इतना है, मैं हिंदी मीडियम में उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ती थी, वो सेंट्रल स्कूल में थी। वहां से हम दोनों की अलग चली गई, मैं जबलपुर पढ़ने के लिए चली गई, वहां से सीधा पुणे के क्लैट में चली गई। अंतर बताना चाह रही हूँ, यहाँ क्या आया, यहाँ उसकी इंग्लिश और मेरे हिंदी का नहीं आया, अप्रोच कहा गया। भाई हिंदी से हम जिन एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए उनकी अप्रोच अलग थी, वो पुणे के क्लैट से पढ़ी हुई अप्रोच बहुत अलग थी। तो फाइनल रिजल्ट में अगर वो देखेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी का डिफरेंस है, उनके तौर तरीकों का डिफरेंस है। तो हम उन तौर तरीकों को सीखे ना, भाषा में नहीं रखा है यहाँ कुछ भी, सारा खेल रखा है, ना नॉलेज में कुछ रखा है, सबके पास सेम नॉलेज है। आज मार्केट में ना यूट्यूब पे, टेलीग्राम में काय की कमी है? कुछ कमी है क्या? आज आप यहाँ बैठे दिल्ली की क्लास से पढ़ सकते हो, गांव में बैठा इंदौर की क्लास को पढ़ सकता है, अभी अपने यहाँ की क्लासेस ले रहे होंगे बच्चे। तो आज किसी के पास कंटेंट की, नॉलेज की, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ओवर एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, वो समझ पाने की। तो अपने को जो चीज समझने पे आपका फोकस होना चाहिए। मेरा कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि ज्ञान तो हम लेंगे, उसके लिए तो बैठे ही हैं, पर पीछे जो की पॉइंट हमें पकड़ना है वो ये कि अप्रोच क्या है, परीक्षा कैसे निकलेगी। हमारे एक सर हैं, बात खत्म करूंगी इस पे, टॉपिक आगे शुरू करते हैं। उनकी बात मैं आज तक फॉलो करती हूँ। वो कहा करते थे, राजेश मिश्रा सर, पॉलिटी के काफी वो हैं, किताब भी आती है उनकी, है ना, आपने अगर मार्केट में देखी होगी, राजेश मिश्रा नाम से आती है, मैं उनसे पढ़ी थी जब। वो एक ही बात कहते थे, एक ही डायलॉग होता था, सिविल सर्विसेज की परीक्षा से कभी नुकसान नहीं होता, इससे दो फायदे होते हैं, सिर्फ फायदे ही होते हैं, या तो आपका सिलेक्शन होता है या तो आप विद्वान बन जाते हैं, नुकसान नहीं होता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। हाँ, क्योंकि ज्ञान इतना है कि आप अगर जरा सा सिलेबस की लाइन से हटे, आप विद्वान बनेंगे, नुकसान तो तब भी नहीं होने वाला। और अगर उस लाइन के दायरे में, अप्रोच में रहे तो सिलेक्शन डन है। तो फाइनली कहने का अर्थ है कि नुकसान तो वैसे ही नहीं है, बट हमको क्या चाहिए? सिलेक्शन। मैंने अपने शुरुआती वो अटेम्प्ट भी दिए हैं जब मेरे पास नॉलेज बहुत था, मैं पढ़ती बहुत थी और मेरे सिलेक्शन फाइनल नहीं हुए थे, प्री निकल जाता था, उसमें मैं अपनी अचीवमेंट नहीं मानती हूँ। अल्टीमेट आपका इंटरव्यू कॉल होना चाहिए। फिर बाद के वो वाले अटेम्प्ट भी हैं जिनमें बहुत इजीली प्री मेंस बहुत इजीली हुए। इंटरव्यू की कहानी तो मेरी सब में प्रोविजनल में अटकी है, वो एक अलग बात है, अब उसका कहाँ क्या होगा। बट कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है? अप्रोच का है। अप्रोच से सेंस वही जो अपन को डेवलप करनी है। जैसे कि अप्रोच से सेंस ये है कि अभी जो अपन धीरे धीरे सीखेंगे, अप्रोच से मतलब ऐसा नहीं एक शब्द में कह दूं कि ये है अप्रोच। अप्रोच से सेंस यही है कि पहली चीज सिलेबस की समझ, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर की समझ आपकी। और जब अपन क्लास में पढ़ेंगे एक एक चीज को आगे चल के, तो उसमें हर एक टॉपिक के साथ अपन समझते हैं ना कि भाई ये वाला टॉपिक है, इसकी रेंज ये है, यहाँ से इस तरह से प्रश्न आते हैं, इस तरह से चीजें होती हैं। बट अब पॉजिटिव वे नेगेटिव वे क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब नेगेटिव वे में एक ही क्वेश्चन को डील करना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अप्रोचेस से देखें। ये आप मेरी बात नहीं समझ पाए। आप क्या समझे? जो भी आपने जो भी सर का नाम लेगा, उन्होंने कहा कि या तो आप विद्वान बनेंगे या तो आप जो जिसके लिए कर रहे हो या वो सिलेक्शन होगा। तो उसकी सही डायरेक्शन क्या है? एग्जैक्टली डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे कि आपको जो भी पर्सनल, अगर
और अच्छे से डिटेल में समझना है तो अपन और अच्छे से बात कर लेंगे क्लास के बाद में। पर अप्रोच का मतलब ये है डायरेक्शन का यार, कि नॉलेज तो नॉलेज है, संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, ये फैक्ट्स हैं, ये चीजें हैं, वो तो है। हमारे काम की समझने की चीजें क्या है, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं बिल्कुल अभी की क्लास से अप्रोच का। पहला, अगर नॉर्मल अपन संविधान पढ़ने के लिए बैठे तो शुरुआत कहाँ से होती है उसकी, ऐतिहासिक विकास से, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रोच समझने का अर्थ क्या है, अप्रोच समझने का अर्थ ये है कि यहाँ से कितनी डेप्थ में जाना है और कितने से ऊपर उतर जाना है, ये है डायरेक्शन। कि जैसे कि अगर हम ऐतिहासिक विकास को कंप्लीटली पढ़ने के लिए बैठ जाएं, पूरा समझने के लिए बैठ जाएं, तो वो एक सही अप्रोच होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। दूसरे पॉइंट पे आती हूँ इसके, तो क्या हम उसको छोड़ दें? नहीं, छोड़ा भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको पढ़ना जरूरी है। तो इधर अप्रोच क्या हुई इस पर्टिकुलर टॉपिक की, कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बट छोड़ा भी नहीं जा सकता, पर पढ़ने के लिए भी हमको बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो स्मार्ट वर्क करते हुए उस टॉपिक को निकल जाना है। अब पर जैसे ही हम अगले टॉपिक पर आते हैं संविधान सभा में, तो अब यहाँ अप्रोच क्या हो जाएगी कि ये सिलेबस का पार्ट है, हमने प्रीवियस ईयर देखे कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे ही, और वही पूछने का इस तरफ तरीका रहेगा। तो यहाँ अप्रोच क्या हो जाएगी कि हम उसके हर एक सेगमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अब उसकी डिटेलिंग से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। तो इस टॉपिक की अप्रोच समझ में आई क्या हो गई, डायरेक्शन क्या होगी वो हमको तय करनी पड़ेगी। और लिटरली आप मान के चलिए सिलेक्शन होने में और नहीं होने में ना इसी अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस है। ये मेहनत कुछ इधर से होती है टीचर की तरफ से, कुछ हमको अपनी तरफ से समझनी पड़ती है। तो बेसिकली मैं इस चीज को इसलिए एड्रेस करना चाह रही थी, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट, अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी बहुत कुछ है। अब देखिए ना, संसद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटी का। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उसमें आपके प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इंपॉर्टेंट पार्ट है ना पॉलिटी का, सिलेबस में नहीं है। तो अब यहाँ अप्रोच क्या हो जाएगी एमपीपीएससी के हिसाब से? पॉलिटी की अप्रोच तो क्या कहती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट हम एग्जाम किसका दे रहे हैं? एमपीपीएससी का, जिसमें वो टॉपिक नहीं है। तो यहाँ अप्रोच क्या हो जाएगी? क्या हम उसको कह दें कि नहीं इसकी अप्रोच ये होगी कि छोड़ दो? नहीं हो सकती। आप संसद को समझे बिना कोई चीजें कैसे समझोगे? तो पहली चीज तो ये कि पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, पर क्या आप उसको उतनी डिटेलिंग से पढ़ोगे जैसे पहले पढ़ा करते थे? क्योंकि प्रश्न ही नहीं आएगा, आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो जाएं उस टॉपिक के। तो यहाँ अप्रोच क्या निकल कर आई? अप्रोच ये निकल के आई कि वो सिलेबस में नहीं है, तो हमको उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, उसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने की जरूरत है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको नहीं पढ़ेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लायक। वहीं अगला टॉपिक आपको सिलेबस में केंद्र राज्य संबंध दिया हुआ है, तो वहां अप्रोच क्या हो जाएगी? हमको प्रावधान भी पढ़ने हैं, मुद्दे भी पढ़ने हैं, करंट भी पढ़ेंगे, कैसे वो चीजें वर्क करती हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, सब कुछ करेंगे। तो एक ही टॉपिक की अप्रोच समझ में आई कि हर उसकी डायरेक्शन अलग होगी, वो एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी। तो ये सारी अप्रोच की अपन बात कर रहे हैं एमपीपीएससी की। अब वही अगर आप यूपीएससी देने बैठ जाएं तो ये थोड़ी ना कि सेम पॉलिटी से यूपीएससी निकल जाएगा, नहीं, उसके सिलेबस और उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमको अपने तरीके ढालने पड़ेंगे। तो शुरुआती दौर में अगर आप इस चीज को लेके थोड़े से अवेयर रहोगे तो भटकने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। शुरुआत में जब हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं, बहुत सारा जोड़ लेते हैं ना, तो वो डिक्लटर करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि सिलेक्शन में अगर क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है, और क्या पढ़ना है में कितनी गहराई तक जाना है और कितने से वापस लौट आना है। क्योंकि अल्टीमेटली अथाह है, समंदर है वो तो ज्ञान का, डूबते चले जाओ। स्मार्टनेस तो वही है ना कि सब कुछ हो जाए और हमारा अल्टीमेट जो एम है वो फुलफिल होना चाहिए ना, कि भटकते रह गए, सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के बात को एड्रेस करने का पर्पज ये था, क्योंकि अभी शुरुआती आपकी क्लास ही हो रही है, मैं तो ये मान के चल रही हूँ आप शुरुआती उस दौर में है। आपके हिसाब से भले ही आपका जो भी है वो, मेरे हिसाब से तो आपका शुरुआती वो है, तो डायरेक्शन तो शुरुआत में ही रहे दिमाग में तो वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के ये मुद्दा एड्रेस करना मुझे बहुत जरूरी लग रहा था। तो आपकी अभी आज फर्स्ट क्लास है ना, फिर आपका वो डेमो तो रह ही जाएगा। तो आपकी बस कितने बजे है? अभी 4:30 बजे हैं, 20 मिनट की। अच्छा, खड़े हुए हैं, ठीक है। तो फिर आप एक बार उनसे मिलते हुए जाइएगा, अनुराधा मैम से, उनको बताते हुए जाइएगा। क्या हुआ सर? हाँ, चलिए, तो टॉपिक अपना चल रहा था संविधान सभा का गठन। सिलेबस के हिसाब से अपना पहला टॉपिक हुआ था, अपन ने शुरू किया है क्या? संविधान का निर्माण। और उस संविधान का निर्माण करने वाली संस्था थी वो है आपकी संविधान
सभा, और ये टॉपिक अपन ने पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। और अपन ने इसका पहला सेगमेंट कंप्लीट कर लिया था, संविधान सभा की मांग, कि ये जो संस्था है जिसने देश के लिए इतने बड़े संविधान का निर्माण किया है, इसकी मांग कब से होना शुरू हुई। तो वो सारा अपन ने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था कि ब्रिटिश दौर में कैसे मांग शुरू हुई। शुरुआती समय एक ऐसा समय था जब ब्रिटिश सरकार को नहीं पड़ी थी, यहाँ पे मांग होती रहती थी, वो ध्यान नहीं देते थे। एक समय ऐसा आया, कब, द्वितीय विश्व युद्ध का 1939 से लेकर जो 1945 तक चला था, कि उस समय फिर ब्रिटिश सरकार कमजोर पड़ने लगी, भारत का जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो तेज होने लगा, और इस समय पे ब्रिटिश सरकार झुकने लगी। फाइनली उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने अपने एक योजना बनाई, अपने कैबिनेट मंत्रियों को भेजा कि जाओ भाई इनकी मांगों को मानो और भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करो। तो उस मिशन को क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन। तो कुल मिला के भारत की जो संविधान सभा है वो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी। यहां तक का टॉपिक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। इसके बाद अगली चीज हमने स्टार्ट की थी कल, कि इस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ठीक है। ये टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था और यहां से रह गया था, तो यहीं से अपन फिर से शुरू कर लेते हैं। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ, कि संविधान सभा मान लो एक तरह से, जिस तरह से आज अपनी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट एक संस्था है, उसके लिए पार्लियामेंट में लोकसभा आती है और राज्यसभा, लोकसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के जैसे चुनाव होते हैं। तो कुल मिला के एक उस तरह की संस्था की बात चल रही है कि भाई जो संविधान बनाएगी, अभी सरकारें हम चुन के भेजते हैं किस चीज के लिए, देश को चलाने के लिए, देश की सरकार का संचालन करने। उस समय की सभा काय के लिए बनाई जा रही है, देश का संविधान बनाने के लिए। पर क्योंकि संविधान बनाने के लिए पूरे देश भर से लोग पहुंचे, सबका प्रतिनिधित्व हो, इसलिए उसके लिए एक व्यवस्था लाई गई कि इसके जो गठन होंगे पूरे देश भर से चुनाव के आधार पर होंगे। पहली बात ये की गई। और ये पूरी चीजें होंगी कैसे, ये सब किसने बताया, कैबिनेट मिशन ने, ये जो योजना लेकर आए। फिर बात ये हुआ कि भाई चुनाव होंगे पूरे देश में, तो कैसे होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, अपन को मालूम है कि चुनाव में सीटें होती हैं, कितनी सीटों पर चुनाव होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि पूरे देश को हम सीटों में बांटेंगे। तो सीटों का आधार क्या तय किया कि उस चुनाव के लिए कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी, और इस तरह से पूरे भारत में सीटें निर्धारित की गई 389, कि टोटल 389 सीटों से चुनकर लोग आएंगे जो कि संविधान सभा में बैठेंगे। पर यहाँ पे फिर एक मुद्दा निकल कर आया चुनने पे, चुनाव को लेकर, कि भाई सारी जो सीटें हैं उन पे चुनाव संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारे देश के राजे रजवाड़े थे, जिनको अपन कहते थे देसी रियासतें, वैसे मैंने देसी को बिल्कुल देसी स्टाइल में लिख दिया है, बिल्कुल लिख भी उसको देसी स्टाइल में दिया। जो देसी रियासतें हैं, क्योंकि राजे रजवाड़ों का जो एटीट्यूड है वो आपको मालूम ही है, शुरुआत से अलग अलग ही रहा है। तो फिर ये बात निकल के आई कि भाई ये 389 पे तो चुनाव संभव नहीं है, क्योंकि देसी रियासतों की अपनी अड़चने बीच में आएंगी। तो एक काम करते हैं, बीच का रास्ता ये निकल के आया कि उस समय का जो भारत था उसमें कुछ हिस्सों में ब्रिटिश सरकार का शासन था, कुछ हिस्सों में राजा थे। तो ये तय हुआ कि एक काम करते हैं, देसी रियासतों की सीटें अलग उनको आवंटित कर देते हैं और ब्रिटिश प्रांतों की अलग कर देते हैं, और ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव करवा लेते हैं और देसी रियासतों में उनसे कह देते हैं कि आप अपने हिसाब से मनोनीत करके भेज दो। तो वहां पे वो उनका ईगो प्रॉब्लम भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि किसको भेजें किसको नहीं भेजें, कौन चुन के जाएगा, और कुल मिला के कोई भी हशल होने से बच जाएगा। तो क्या तय हुआ, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको सीटें दे दी गई 296, और जो देसी रियासतें हैं इनको सीटें दे दी गई 93। तय ये हुआ कि चुनाव कितनी सीटों पर होंगे, 296 इन पर होने थे चुनाव, जिसको कहते हैं अपन निर्वाचन। फिर ये जो 93 हैं, इनमें कह दिया गया राजाओं को कि आप अपॉइंट करके भेज दोगे, तो उसको कहा जाता है नॉमिनेट करना, या हिंदी में कहते हैं मनोनीत करना। तो 93 लोगों का मनोनयन आप देख लीजिए, 296 में हम चुनाव करवा लेंगे। अब जैसे अभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दो व्यवस्थाएं हैं, वैसे ही उस समय क्या होता था, ब्रिटिश प्रांत होते थे जिनमें असेंबलीज होती थी, जैसे अभी अपनी विधानसभाएं हैं, अभी जैसे मुख्यमंत्री का शासन होता है और राज्यपाल होते हैं। उस समय के जो प्रांत थे, तो जो ब्रिटिश प्रांत थे डायरेक्ट उन पर शासन करते थे गवर्नर, तो उनको कह दिया जाता था गवर्नर प्रांत। और कुछ राज्य ऐसे थे जहां की शासन व्यवस्थाएं उतनी सुचारू रूप से गवर्नर द्वारा नहीं चल सकती थी, तो वहां पर मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाता था, जैसे कि अभी यूनियन टेरिटरीज में होता है, राज्यों की व्यवस्थाएं हैं और अपने पास केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्थाएं हैं। तो ये जो सीटें हैं 296, इनका डिवीजन कैसे हुआ, 292 सीटें दे दी गई इन गवर्नर प्रांतों को, और ये जो 4 सीटें हैं ये दे दी गई किसको,
मुख्य आयुक्त के प्रांतों को। मुख्य आयुक्त को बिल्कुल आज की तरह यूनियन टेरिटरी समझ लो और गवर्नर प्रांत को बिल्कुल आज की तरह राज्य समझ लो। तो ये जो चुनाव की व्यवस्था लाई गई संविधान सभा के लिए वो कैसी लाई गई कि पहली बात तो 10 लाख पे एक सीट होगी, टोटल 389 सीटें होंगी। उन सीटों में कुछ भी आगे चल के विरोध उत्पन्न ना हो इसलिए देशी रियासतों की 93 सीटें अलग कर दी गई और उनको अधिकार दे दिया गया राजाओं को कि आप मनोनीत करके भेज देना अपने हिसाब से। ब्रिटिश प्रांत की सीटें दे दी गई 296, उनमें से भी 292 गवर्नर वाले प्रांतों को दे दी, 4 दे दी आपके आयुक्त प्रांतों को। अब यहीं से एक प्रश्न निकल के आता है फैक्चुअल कि भाई ये 4 प्रांत कौन से थे, ये जो 4 गवर्नर प्रांत थे ये कौन से थे, क्योंकि 292 सीटें जिन 11 प्रांतों की थी वो तो कोई नहीं पूछेगा, पर ये 4 सीटें जिन 4 प्रांतों की थी वो तो पूछा जा सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट बताया था A, B, C और D। A फॉर है अजमेर, B फॉर है बलूचिस्तान, अभी आपके पाकिस्तान में है, C है कुर्ग, ये कर्नाटक का वो जो आपका हिल स्टेशन है, और D फॉर दिल्ली। तो कुल मिलाके संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, गठन कैसे हुआ, कुछ चुनाव से हुआ और कुछ मनोनयन से हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है आंशिक रूप से चयनित और आंशिक रूप से मनोनीत। अब बात आती है चुनाव पे। अब अपन देख लेते हैं कि फिर चुनाव कैसे हुए। ठीक, क्लियर है ये चीज। सीटों का आधार था 10 लाख की जनसंख्या, सीटें कितनी थी 389, चुनाव हुए 296 पे, मनोनयन हुए 93। अब अगली बात ये आती है कि फिर चुनाव कैसे हुए। तो कहने का मतलब कि चुनाव की पद्धति क्या थी। तो चुनाव की पद्धति ये थी कि बिल्कुल शुरू से ले रहे हैं ताकि कल बहुत सारे लोगों को डाउट भी रह गए थे वो भी पूरे हो जाएंगे, जो नए हैं उनका भी हो जाएगा और पुराना रिवीजन तो हो ही जाएगा। चुनाव की पद्धति थी अप्रत्यक्ष। अभी हम चुनते हैं जो चुनाव वो होते हैं प्रत्यक्ष। आपके उम्मीदवार को आप डायरेक्ट जाते हो, वोट दे के आते हो, वो चुन के सीधा आपके पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, तो वो प्रणाली हुई प्रत्यक्ष। ये चुनाव हुए थे कैसे, अप्रत्यक्ष। उस समय की जो प्रांतीय असेंबलियां थी आज की विधानसभाओं की जैसी, उनके चुनाव हुए पहले, 1585 लोग उसमें चुन के गए, फिर उन लोगों ने चुनाव किया संविधान सभा के लिए। जैसे कि आज अपन जब वोट डालते हैं विधानसभा में, तो विधानसभा जब चुनाव होते हैं तो आप अपने क्षेत्र के विधायक के लिए वोट देकर आते हो, जो जीतता है वो वहां का विधायक बन जाता है, विधायक चुन के जाते हैं और वो फिर राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं। कभी राज्यसभा के चुनाव होते देखे क्या, नहीं। विधानसभाएं और जहां विधान परिषद है उसमें वो भी शामिल होती हैं, तो वो चुनकर भेजते हैं राज्यसभा के लिए। बिल्कुल वैसी प्रणाली हमने इस समय अपनाई, क्योंकि उस समय का जो भारत था उसमें इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि पूरे देश से चुन के डायरेक्ट भेजा जा सके, और भी कई सारी चुनौतियां थी, वो भी अपन आगे चल के संविधान सभा की चुनौतियों में पढ़ेंगे। फिलहाल इस पे आते हैं कि गठन हुआ कैसे, अप्रत्यक्ष। दूसरी चीज जो चुनाव की प्रणाली अपनाई गई उसको कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये सारी प्रणालियां भी अपन आगे लोकतंत्र में पढ़ेंगे ना, तब इनके और बहुत डिटेल में देखेंगे क्या पैटर्न होता है। और इसमें भी कौन सी प्रणाली अपनाई गई, उसको कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब आप कहेंगे ये कौन सी प्रणाली है, ये वही प्रणाली है जो वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। अपने जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें जो प्रणाली अपनाई जाती है उसको कहते हैं FPTP, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, है ना। सिंपल भाषा में अभी जब आएंगे अपन इस टॉपिक पे तब समझ ही लेंगे आप, पर सिंपल भाषा में जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। अभी की प्रणाली ये है, उसका बस नाम भारी है, काम आपको पता ही है, जिसको वोट ज्यादा वो जीत जाता है। सारे चुनाव में ऐसे ही होता है ना, मत पद्धति। हाँ, बेसिकली जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत जाता है, सिंपल सी कहानी है। पर राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रेफरेंस दी जाती है। अपन जब अभी पढ़ेंगे उसमें फिर और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। फिलहाल के लिए समझ लेते हैं इतना कि कुल मिला के सीधा वोट नहीं दिया जाता है। जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं ना, उनके नाम के आगे वरीयता लिख दी जाती है। वरीयता मतलब प्राथमिकता, कि मैं किसको पहले वोट दूंगी। जैसे मान लो मुझे तीसरे नंबर का व्यक्ति ज्यादा पसंद है तो मैं इसके आगे 1 लिख दूंगी, मुझे ये थोड़े कम पसंद है इनको 2 लिख दूंगी, फिर ऐसे 3 लिख दूंगी। 1 2 3 हो सकता है किसी दूसरे को, आपको ये ज्यादा पसंद हो, ये कम पसंद हो, फिर ये हो, तो आप अपने अपनी प्रेफरेंस दे देंगे कि हमको पहले नंबर पे ये चाहिए, दूसरे पे ये चाहिए, अगर किसी वजह से ये नहीं बनते हैं तो फिर ये चाहिए।
इसमें क्या होता है, जब सब अपनी वोटिंग दे देते हैं तो जिसको सबसे कम प्रायोरिटी मिली है उसको पीछे से हटा दिया जाता है, फिर अगले पे देखा जाता है कि फिर कौन लीस्ट प्रायोरिटी पे आ रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें जो आखिरी प्रायोरिटी से व्यक्ति हटाया जाता है तो उसके हिस्से में जितने भी वोट आए थे वो दूसरे को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ट्रांसफर से मतलब है यहाँ पे, इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो बेसिकली वोट का इसमें ट्रांसफर होता है, इस वजह से इसको कहते हैं एकल संक्रमणी मत पद्धति। और फिर क्या डिटेल में वो अपन आके पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आपको समझ में आ गया कि है ना, जो नॉर्मल प्रणाली है अपनी एफपीटीपी बहुमत प्रणाली, उससे थोड़ी सी अलग अपनाई गई थी। फिलहाल अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तीसरी एक और बस आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये जो 10 लाख सीटें थी, 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट बनी थी, 389 सीटें बनी थी, ये किन समुदाय को इनको सीटें बांटी गई थी? जैसे वर्तमान में आपको मालूम है हर चुनाव में एससी और एसटी की रिजर्व सीटें होती हैं। आपके अपने एरिया की अगर आपको मालूम हो तो रहता है ना कि ये एससी के लिए रिजर्व है इतनी सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। इसका मतलब क्या होता है कि वहां से उस समुदाय के प्रतिनिधि का व्यक्ति, उस समुदाय का ही प्रतिनिधि खड़ा हो सकता है। जैसे आपके पंचायत चुनाव में महिला सीट आती है जब, तो उस साल केवल महिलाएं उम्मीदवार खड़ी हो सकती हैं। तो कुल मिला के सीटों का जो आवंटन है कि समुदाय के आधार पर जो होता है, तो इस वाले में जो समुदाय थे वो 3 बांटे गए थे, 3 तरह की सीटें रखी गई थी। एक सिख, दूसरी मुस्लिम और तीसरी थी आपकी सामान्य। नॉर्मल जो जनरल सीट होती है आज की जो चुनाव प्रणाली में, जिसको कहते हैं जनरल सीट, तो वही है जनरल। इसके अलावा जैसे अभी एससी के लिए रिजर्व होती है, एसटी के लिए रिजर्व होती है, या पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए होती है, तो उस समय का जो डिवीजन था वो किस तरह से रखा गया था? सिख, मुस्लिम और सामान्य। तो यहाँ से प्री में भी प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा के चुनाव निम्नलिखित समुदाय के आधार पर हुए थे, या निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। उसमें हो सकता है अनुसूचित जाति जनजाति भी शामिल कर दें वो, क्योंकि अपनी आदत में है, तो कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ तीसरा कुछ डाल दें इसमें। तो आपको ध्यान में रखना है संविधान सभा के चुनाव इन 3 समुदायों के आधार पर हुए थे। फाइनली चुनाव हुए, वोटिंग हुई कब? 1946 के जुलाई अगस्त में इनकी वोटिंग चली। जो लोग जीते उनसे सभा गठित हुई, जाकर वहां बैठे। गठन हुआ कब इसका? नवंबर 1946। अगर डेट की बात करें तो एग्जैक्ट डेट थी 24 नवंबर 1946, हालांकि उतनी डेट की उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के भारत का जो संविधान है, जिसके हिसाब से हमारा देश चल रहा है, हम बात कर रहे हैं कि वो जो संविधान बना कैसे। तो पहला टॉपिक है अपना संविधान का निर्माण, अभी हमारा वो टॉपिक चल रहा है। और उस संविधान के निर्माण का भी जिसने किया, जिस संस्था ने, वो संविधान सभा कैसे बनी, अभी फिलहाल अपन इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो संविधान सभा की मांग अपन पहले ही पढ़ चुके थे। वो मांग मान ली गई ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा, आयोग बनाया गया, उसको कहा हमने कैबिनेट मिशन। मतलब हमने क्या कहा, हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ने जो योजना सुझाई वो ये योजना सुझाई, उसके हिसाब से देश में चुनाव हुए और 93 सीटों पे मनोनयन हुआ। फाइनली संविधान सभा का गठन हो गया नवंबर 1946 में। अब जब गठन हो गया तो क्या होगा? सभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। तो सभा की कार्यवाही कैसे हुई, वही अपन ने उस दिन जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया था, अगला टॉपिक सदन की कार्यवाही का। तो सदन की कार्यवाही कुछ इस प्रकार से हुई कि संविधान सभा की पहले तो बैठक हुई। संविधान सभा बैठी कब? पहली बैठक हुई इसकी 9 दिसंबर 1946 को। 24 नवंबर को गठन हो चुका था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपनी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, लोग जीत के चले गए, मतलब गठन हो गया है। अब इनकी पहली बैठक होगी, वो पहले सेशन की डेट अलग होगी ना। जैसे कि इस बार की कब शुरू हुई थी? अभी 23-24 जून के आसपास शुरू हुआ था सेशन, पहली बैठक हुई थी। तो वैसे ही इनके चुनाव हो गए जुलाई अगस्त में, गठन हो गया नवंबर में। अब ये सारे पहली बार बैठे 9 दिसंबर को। तो जब 9 दिसंबर को ये लोग बैठे तो सबसे पहला काम क्या होता है? अपने में से किसी को चुनना, अध्यक्ष को चुनना। तो पहली बार जब बैठे तब उस समय चुने गए इसके अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी क्यों? क्योंकि एक दिन में तो स्थायी चुनने की व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो तुरंत चुन लिया गया अस्थायी रूप से कि भाई किसको चुने। तो उस समय के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें चुन लिया गया संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी रूप से। और ये जो पद्धति है, एक बार प्रश्न पूछा गया था किसी एग्जाम में कि ये पद्धति किस देश से प्रेरित थी, तो ये पद्धति फ्रांस से प्रेरित है। और ये पद्धति क्या थी? कुछ नहीं, कि भाई जब किसी भी सभा में अस्थायी सदस्य का चुनाव करना हो तो उसके लिए सबसे वरिष्ठतम सदस्य को चुन लिया जाए। तो वो जो चुनने की पद्धति प्रेरित है वो है आपके फ्रांस से। तो इस
इस तरह से इनकी बैठकों का सिलसिला चालू हुआ। पहली बैठक में क्या हुआ, फिर दूसरी में क्या हुआ, वो अभी अपन देखेंगे। फिलहाल जो मैं आपको व्यू बताना चाह रही हूँ कि कार्यवाहियां हुई कैसे। तो हुई ऐसे कि पहली सभा में बैठे, इनने अपना स्थायी सदस्य चुन लिया। 2 दिन बाद इन्होंने अपना स्थायी सदस्य चुन लिया, स्थायी अध्यक्ष चुना, उपाध्यक्ष चुने, संविधान सभा के सलाहकार चुने। फिर 2 दिन बाद जो बैठक हुई उसमें नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई अपना जो संविधान हम बनाने बैठ रहे हैं इसका उद्देश्य क्या होगा। जिस काम के लिए बैठे उसका सबसे पहले तो पर्पस बताया जाएगा ना। तो वो जो अब हर काम यहाँ पे बोल के तो नहीं होगा, एक सभा है तो हर काम प्रस्ताव के जरिए होगा, हर चीज पटल पर रखी जाएगी, सबकी सहमति ली जाएगी। जैसे जब सब लोग सहमति दे देंगे तो उसको पारित मान लिया जाएगा। तो 9 दिसंबर की गतिविधि के बाद 11 दिसंबर की गतिविधियां हुई जिसमें स्थायी सदस्य चुने गए। फिर इसके बाद 13 दिसंबर को नेहरू जी ने सदन का उद्देश्य बताया और उस जो प्रस्ताव को पारित किया उसी प्रस्ताव को कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया तो वही बाद में चल के आधार बना जो वर्तमान में अपनी संविधान की प्रस्तावना है। पूरा संविधान आर्टिकल 1 से शुरू होता है, पर वो संविधान का दर्शन क्या है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वो सब किसमें दिखाया गया है, संविधान की प्रस्तावना में। और वो जो प्रस्तावना का फॉर्मेट है जो अपन आज पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, जिसको पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके होते हैं? मेरे तो हो जाते हैं। मैं तो जितनी बार पढ़ूं उतने बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उसका जो वैचारिक आधार है वो किसने बनाया? इसी उद्देश्य प्रस्ताव ने। फिर क्या हुआ, अभी मैं बिल्कुल उसको बताना चाह रही हूँ कैसे हुआ, फिर अपन फिर से पीछे आएंगे, हर एक डेट में क्या हुआ वो देखेंगे। पहले अपन समझ लें कि हुआ क्या। तो इस तरह से इनका उद्देश्य तय हो गया। अब संविधान एक साथ बैठ के इतने बड़े देश के सारे मुद्दे तो नहीं बनाए जा सकते थे, तो उसको सिस्टमैटिकली बनाने के लिए संविधान के अलग अलग विषयों की अलग अलग समितियां गठित हुई। तो यहाँ पे हुआ समितियों का गठन, उन समितियों के हेड बना दिए गए, अध्यक्ष बना दिए गए और उन समितियों को काम बांट दिया गया कि भाई ये समिति संघ का संविधान बनाएगी, ये समिति मूल अधिकारों का मामला देखेगी, ये समिति प्रांतों का संविधान देखेगी, और ये समितियां अपना अपना काम करती रहती थी। तो जो आप इमेजिन कर रहे हो एक संविधान सभा जिसमें सारे लोग बैठे हुए हैं, वो सारे लोग बैठ के जो डिस्कस कर रहे हैं, वो समितियां वो काम नहीं करती थी। मतलब वो बैठ के संविधान नहीं बना रहे थे, वो क्या कर रहे थे वो बताते हैं। पहले तो ये समितियों को काम दे दिया जाता था, ये अपने अपने सिस्टम बैठती थी, किस तरह से सारी फॉर्मेटिंग होगी वो करती थी। जब ये अपना फॉर्मेट पूरा लेकर आ जाती थी तब उसको सदन के पटल पर रखा जाता था और फिर वो जो अपन इमेजिन वो सीन देखते हैं पूरा पार्लियामेंट जैसा जिसमें सब लोग बैठे हुए, फिर उस पर विस्तृत चर्चाएं होती थी। फिर सब अपने अपने व्यू रखेंगे कि अच्छा ये मौलिक अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक अनुच्छेद से जितना वो लेकर आते थे कि मान लीजिए एक समिति ने अपना प्रस्ताव पेश किया कि ये हमने पैटर्न बनाया है कि ऐसे ऐसे कुछ अधिकार होंगे, फिर उसके एक एक आर्टिकल पर डिटेल में बहस होती थी। तो इस तरह से संविधान ने की जो सभा है इसने अपना काम करना शुरू किया। किनके माध्यम से? समितियों के माध्यम से। और इन बहुत सारी समितियां थी, इन सारी समितियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी वो थी प्रारूप समिति, क्योंकि ये प्रारूप समिति तो पूरा फॉर्मेट बना रही है ना कि पूरा संविधान कैसे होगा, कितने अध्याय होंगे, अध्याय किस हिसाब से बांटे जाएंगे, चैप्टर्स कैसे होंगे, भाग कैसे होंगे, उसकी व्यवस्थाएं क्या होंगी, जो कि अपन देखेंगे कैसी है वर्तमान में। कुल मिलाकर इस प्रारूप नाम से ही पता चल रहा है क्या है प्रारूप, फॉर्मेट किसी चीज का। और पूरे के पूरे संविधान का फॉर्मेट बना रही है कौन समिति? प्रारूप समिति। तो बेसिकली इस समिति का इसमें काफी बड़ा रोल था। इन सारी समितियों ने मिलकर जो काम किया उसके बाद जो फाइनल प्रारूप निकल के आया उसको देश के सामने रखा गया। देश के सामने मतलब कहने का ये कि संविधान सभा में तो रखा गया पर देश के सामने चर्चा के लिए छोड़ दिया गया। उस पे फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन के नहीं आया। इनने काम किया, इन्होंने फाइनल ड्राफ्ट बनाया, संविधान सभा में रखा और पूरे देश में चर्चा के लिए छोड़ दिया गया कि भाई देश भर से विचार आने दो। जैसे एक देश एक चुनाव अभी लागू हो रहा है, पर विचार देश में कब से छोड़ दिया गया? 2-3 साल से चल रही हैं अच्छी खासी बहसें। अलग उनकी रामनाथ कोविंद ने समिति अलग बनाई हुई थी जो कि काम कर रही थी इन समितियों की तरह, पर देश भर में चर्चा जारी है ना। कभी पक्ष कुछ कह रहा है, कभी विपक्ष कुछ कह रहा है, फिर अलग अलग विचार आ रहे हैं। कोई विचार अगर अच्छा लगा तो उसको ऐड कर लिया जाएगा। तो जब प्रारूप समिति ने अपना प्रस्ताव रखा उसको 8 महीने के लिए छोड़ दिया गया। देश भर से चर्चाएं हुई, न्यूज़पेपर में लेख छपे, कई जगह आंदोलन हुए, आंदोलन मतलब सभाएं हुई, सेमिनार्स हुए। फाइनली जो भी प्रस्ताव आए उन पर विचार हुआ और फिर फाइनल जो संशोधन हुए प्रारूप में उसको रखा गया और फिर उसके बाद ये जो संविधान सभा ने उस पर डिस्कशन किया, उस डिस्कशन को कहा जाता है संविधान का वाचन। एक बार वाचन हुआ, फिर दूसरी बार वाचन हुआ, फिर तीसरी बार वाचन के लिए बैठे और उसमें फिर फाइनल जो ड्राफ्ट निकल कर आया फाइनली
कि हाँ इस पे अब सब लोग सहमत हैं, और वो प्रस्ताव पास कर दिया गया और उस दिन से निकल आपका अस्तित्व में आ गया संविधान। और वो डेट थी आपकी 26 नवंबर 1949। तो इस तरह बैठकें शुरू हुई कब से? 9 दिसंबर से, जो कि चली आपकी कब तक? 26 नवंबर 1949 तक। और इस दिन हमने संविधान को की जो प्रति फाइनल हमने अपनाई, उस पर सिग्नेचर की, उस दिन अपनाया। अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये जो बैठकें अपन ने भी 1-2 डिस्कस की, ऐसी टोटल 167 बैठकें हुई। और ये जो 167 बैठकें हैं अलग अलग सेशंस में हुई, तो टोटल सेशन आयोजित किए गए थे 11 सत्र। अलग अलग सत्रों में बैठे अलग अलग समय पर, तो ऐसे टोटल 11 सत्रों में 167 बैठकें हुई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, तब जाके आपका वो पूरा संविधान अस्तित्व में आया। तो अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था वो दूसरा टॉपिक, संविधान की कार्यप्रणाली। पर अब हम इसकी डिटेलिंग अब एक एक करके देखेंगे, है ना, कि भाई 9 दिसंबर को क्या हुआ, फिर 10 को क्या, 11 को क्या, 12 को क्या, किस बैठक के दिन क्या हुआ, किस दिन कौन अध्यक्ष चुने गए, कौन उपाध्यक्ष चुने गए, समितियां कौन कौन सी बनी, किस समिति के अध्यक्ष कौन थे, किस समिति ने क्या काम किया, वहां से कौन से प्रश्न प्री में आएंगे, कौन से प्रश्न मेंस में आएंगे। फिर अब अपन ये चीज डिटेल करेंगे। पहला काम ये समझना था कि पूरा काम हो कैसे रहा है, तो वो चीज आपको क्लियर है कि किस तरह से संविधान सभा ने कार्य किया। ठीक है, कल अपन ने लिखा था क्या, कहां तक लिख लिया था? अच्छा, कैबिनेट मिशन लिखना था। ओ, तो आज मतलब अपनी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ गई है ना, क्योंकि समय तो हो गया है। अभी आपकी एक और क्लास है। पढ़ना शुरू हुआ नहीं है, कैंसिल करवा दो। ऐसे डिप्टी कलेक्टर ना बनते। जितने बड़े सपने उतना बड़ा त्याग। ऐसे नहीं होता। अब सोचेंगे, अब विचार करेंगे, वो मिर्जापुर स्टाइल में। अभी हम ऐसा कुछ इमीडिएट सोचे नहीं है। काम चला लेंगे। वो ये तो मिर्जापुर वाला डायलॉग हो गया ना, कि अभी ऐसा कुछ इमीडिएट नहीं सोचे हैं, पर अब कुछ सोचेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जिस दिन आप सिविल सर्विसेज में आ गए, उस दिन तो वो कहते हैं ना, डॉक्टर कलाम की जो किताब है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, उसके पहले ही पेज पे जो उन्होंने अपना वो बता रखा है, तो उसमें एक बड़ी अच्छी उन्होंने वो दे रखी कि जिस लाइन से वो इंस्पायर हुए थे, किसी भाषा की कहावत थी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि जब मूसली में सिर दिया तो ओखली से क्या डरना। जब मूसली जानते हैं, वो जिसमें वो मसाले पीसे जाते थे, तो उन्होंने उसका जिक्र किया था। उसको हिंदी ट्रांसलेशन में, वो तमिल में थी कुछ, उसका अर्थ यही था कि जब मूसली में सर दिया तो ओखली से क्या डरना। ये मूसली है पीएससी। अब यहाँ पे तैयार रहो। अपने आप को प्रिपेयर कर लो, अब मेहनत से नहीं बचना। वो बनना है तो पहले तो सिलेक्शन यहाँ से होगा ना, अपन जाएंगे तो नीचे से प्रमोशन होते 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 ऊपर तक पहुंचेंगे। जैसे आप पीएससी दोगे तो यहाँ पुलिस की सबसे बड़ी पोस्ट डीएसपी है ना। डायरेक्ट कुछ नहीं करना पड़ता है, नीचे से शुरुआत होती है, डायरेक्ट एकदम सीधा अंतरिक्ष पहुंच जाओगे क्या। नॉलेज तो चाहिए, पर पहले तो अपनी एंट्री देखना पड़ेगी ना, एंट्री गेट कौन सा है। तो पीएससी से आप जाओगे डीएसपी बनोगे, यूपीएससी से जाओगे तो आईपीएस बनोगे। आईपीएस में प्रमोशन की संभावना वहां तक की फास्ट हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा देर से होगा, पर एंट्री गेट है ना ये, तो सीधा डीआईजी थोड़ी बन जाओगे। हाँ, हम इसे डिमोटिवेट कर दो। बेचारी एक तो सपना देखी है कि वो डीआईजी बनेगी, उसको अच्छा लगा और तो उसको पहले से कर दो। हाँ, वो फिर एक टेक्निकली बात अलग हो जाएगी। एज क्या हुई है अभी आपकी? एज कितनी है? अभी 20 की होंगी। भगवान करे आपके सपने पूरे हों। तो डिमोटिवेट नहीं करते हैं, रास्ता बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बनेंगे। तो अभी तो समय हो गया है, तो अब क्या लिखें? कल लिख लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि अब अभी आपकी वो उसकी क्लास भी रहेगी। चलो 2-4 मिनट पेन चला लो यार, मेरा मन नहीं मान रहा। एकदम ही बिल्कुल ही इस कहानी सुन के एकदम पेन ही नहीं चलाया, थोड़ा तो चला लो। एक बार थोड़ा सा कैबिनेट मिशन के पीछे की लास्ट लाइन बता दो, क्या लिखी थी? कि पहले क्या लिखा था? कि आखिरी लाइन जो थी
हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ फिर कंजर्वेटिव पार्टी के हाल में लेबर पार्टी की जीत हुई। हाँ। उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों का दल बनाया जिसे कैबिनेट मिशन कहा। हाँ, ये पूछ रही थी कि वो लिंक कर दिया था कि नहीं। अब हेडिंग डालिए कैबिनेट मिशन, डाल लिया था। उसका लिखिए गठन। आदेश का भी गठन। हाँ जी, कैबिनेट मिशन अपन ने हेडिंग डाली, अब उसके अंदर लिख लीजिए गठन। ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत में संवैधानिक विकास हेतु योजना प्रस्तुत करने का जिम्मा सौंपा गया। संवैधानिक विकास क्या बोला था? जिम्मा सौंपा गया। इसमें हाँ बेटा, इसमें 3 सदस्य थे। अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस, सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और A.V. अलेक्जेंडर। उद्देश्य नंबर 1, भारत की संविधान सभा के गठन के लिए योजना प्रस्तुत करना। और दूसरा, भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन करना। अभी इस वाले पॉइंट पे भी अपन आएंगे, फिलहाल अपन इस पे फोकस कर रहे हैं। के लिए अंतिम सरकार का गठन करना। लास्ट में लिखिए 24 मार्च 1946 को मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। अच्छा, आप लोग वो वाली जनरेशन हो क्या? हिंदी वाली गिनती समझ में नहीं आती? ठीक है, इंग्लिश में बोलूंगी। 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसने मई 1946 में, ये आजकल थोड़ा नया पैटर्न हो गया एग्जाम में प्रश्न पूछने का, लिख लो फिर बता रही हूँ। मई 1946 में योजना प्रस्तुत की। हाँ, मैं ये कह रही थी आजकल ये थोड़ा सा नया पैटर्न हो गया है क्वेश्चन पूछने का, कि कोई भी चीज है उसका गठन कब किया गया, भारत कब आया, फिर तीसरी चीज हो जाती है भाई उसने अपनी योजना कब प्रस्तुत की। हम किसी जैसे कैबिनेट मिशन को लेके एक डेट फिक्स रहती है अपनी कि 24 मार्च में भारत आया। कैबिनेट मिशन का गठन होना मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट एक ग्रुप बना रही है। अर्थ समझ रहे हो?
उसका भारत आना मतलब कि वो जो ग्रुप है वो भारत कब आएगा, तो वो डेट कौन सी है, 24 मार्च। पर इसने जो अपनी योजना प्रस्तुत की, कैबिनेट मिशन योजना, वो की आगे चल के मई में। वो डेट भले इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको सिर्फ उस क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये अलग अलग चीजें हैं, गठन अलग चीज है, उसका भारत आना अलग चीज है, और उसका भारत आके एक प्लान प्रस्तुत करना अलग चीज है। और इसको दो काम दिए गए थे कि इतने दिनों से संविधान के लिए संविधान की मांग चल रही थी, तो भाई बताओ भारत की संविधान सभा कैसी हो, बट अब देश आजाद भी होने वाला है, तब तक देश की सरकार कौन चलाएगा, तो जो अंतिम से पहले की जो सरकार होती है उसी को कहा जाता है अंतरिम। तो उस समय की जो टेम्परेरी सरकार होगी उसका गठन करने की जिम्मेदारी भी कैबिनेट मिशन को सौंपी गई थी। अभी फिलहाल अपन संविधान सभा पे फोकस कर रहे हैं, तो इस वाले हिस्से पे भी बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। फिलहाल फर्स्ट थिंग शुरू से शुरू करती हूँ, एकदम जीरो से। जो हम चीज पढ़ रहे हैं उसकी क्लैरिटी है, कहाँ जा रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक संविधान का निर्माण, और संविधान का निर्माण करने वाली संस्था है आपकी संविधान सभा। तो अपन ने उस संविधान सभा के फिलहाल दो सेगमेंट डिस्कस किए कि भाई संविधान की मांग कहाँ से उठी, और दूसरा हिस्सा डिस्कस किया कि उस मांग को प्रस्तुत करके जो कैबिनेट मिशन योजना आई उससे हमने उसका गठन कैसे किया, और गठन कैसे हुआ अपन ने अभी वो पूरी प्रणाली देखी कि भाई चुनाव हुआ, मनोनयन हुआ, इस तरह से चुनाव हुआ, ये 3 4 5 बातें थी। तो यहाँ तक ये क्लियर है। फिर ये लिखने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे उसकी कार्यप्रणाली पे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया था कि कैसे कार्यवाहियां होती थी, बैठक होती थी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो किया गठन तक वो क्लियर है आपको। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए बेझिझक। फिर कल हम पहले गठन अपन डिस्कस बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो कल पहले आके इसको लिख लेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। फोटो मत खींचो, यहाँ से ले लेना और क्लियर आ जाएगा। ये है ना शेयर, इसको कर लिया करो और उसको स्कैन कर लिया करो सीधा, तो ये जो पूरी पीडीएफ है ना सारे बोर्ड की वो उसमें आ जाएगी। खींचना है तो खींच लो, मना नहीं कर रहे, और क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ तक कोई डाउट कुछ भी? हाँ ये बता ना, अप्रत्यक्ष हुए थे चुनाव, सारे अप्रत्यक्ष हुए थे। पहले प्रांतीय असेंबली जो होती थी वर्तमान की विधानसभा, पहले उनके चुनाव हो गए थे, तो लोगों ने डायरेक्ट वोट उनके लिए डाला था। अब जो चुनाव हुए थे देश भर में वो हुए थे प्रांतीय असेंबलियों के लिए, आज की भाषा में समझ लो विधानसभा के लिए। तो जैसे विधानसभा में अपन डायरेक्ट वोट डालते हैं, वैसे लोगों ने उनके लिए वोट डाले थे। तो वो लोग चुन के कहाँ पहुंच गए थे, उनकी विधानसभाओं में। फिर जो विधानसभा चुनकर पहुंचे थे उन लोगों ने वोट डाले थे संविधान सभा के सदस्यों के लिए। जैसे अभी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें आप और हम वोट देते हैं क्या? नहीं देते हैं, ऑलरेडी हमारे द्वारा चुने हुए लोग वोट देते हैं ना। तो ये सिस्टम कैसा हो गया? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आपका विधायक को वोट आप देने जाते हो तो वो हो गया डायरेक्ट सिस्टम, और एमपी को डायरेक्ट वोट देने के लिए जाते हो। जब ये लोग राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं तो वो डायरेक्ट अपना वोट कैसा कह, उनका भले वो डायरेक्ट है पर जनता का क्या है, वो इनडायरेक्ट वोट हो गया ना। और अल्टीमेट सरकार किसकी है? जनता की। हम भारत के लोग शक्ति संपन्न मतलब लोकतांत्रिक देश है, तो इस वजह से हमारे सेंस में कहा जाता है, जनता के सेंस में, कि वो अप्रत्यक्ष हुआ। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल बेटा, सिलेबस कौन सा? पेपर 2 का पार्ट ए, और पेपर 2 का जो पार्ट है अभी आप ये सिलेबस है ना पूरा डिटेल में आपको मिल गया होगा, नहीं मिला हो तो अभी ऑफिस से ले लेना, इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से डिफाइन है। पेपर 2 का पार्ट ए है और अपना उसका पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ है संविधान का निर्माण, और यहीं की सारी कहानी चल रही है अभी, ठीक है। हाँ ये मेंस का है। गया वो जमाना, फिलहाल तो पढ़ ही रहे हैं। गया वो वाला जमाना, जब कॉलेज में थे स्कूल में थे तब खूब करते थे। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी मेरा डेफ इतना फंस के भरा हुआ था, इतनी सारी चीजें थी कि मैंने उसमें से हटा दी थी, फिर भी उसमें बहुत कुछ था। वो खोल के सबसे पहले यही कह रहे थे, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर जितनी भी चीजें हैं सब खूब करी उस समय पे, स्कूल में की, कॉलेज में की। पर जिस दिन से ये सिविल सर्विसेज शुरू हुई है तो उस दिन से बस यूपीएससी और पीएससी, बचते ही नहीं है कुछ। क्या हो रहा है उसमें? नहीं आप किस में करते हो, आप किस में पार्टिसिपेट करते हो? अरे गेम्स में करते हो कि निबंध वगैरह इन सब में? बढ़िया करो, इससे अच्छा क्या हो सकता है, अभी तो उम्र है, समय है, करो।
अच्छा छूटेगी तो फिर सोचना पड़ेगा, फिर इसके बारे में अपन क्लास के बाद बात करते हैं, तुम्हारा पर्टिकुलर शेड्यूल क्या होना चाहिए। मुझे आपसे पढ़ना है। अपन बात करेंगे ना तुम्हारी समस्या के बारे में कि क्या करना चाहिए। आपकी भी यही प्रॉब्लम है, इंटर कॉलेज वाली। तो अच्छा कुछ और पूछना है तो आ जाओ, बाहर आ जाओ। अभी आपकी क्लास है ना, क्या पूछना है बताओ। नहीं नहीं, मुझे जाने की जल्दबाजी नहीं है, आपकी क्लास है बस इसलिए आप पूछ लो पूछ लो। देखो मेंस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो कोई इनफ ही रहेंगे, है ना, अपन उसमें सारा पूरा सिलेबस कवर ही करेंगे। फिर इसके बाद जब आप वो सब जैसे जैसे जरूरत होगी बताते जाएंगे, और जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी चीजें एक तो जो यहाँ पढ़ाएंगे वो आपको लिखवाएंगे, जो कमी उसमें होगी वो आपको पूरी प्रिंटिंग नोट्स में कंप्लीट करवाई जाएगी। जैसे मान लो मैंने क्लास में ये चीजें पढ़ाई इतनी, तो वो मैं आपको लिखवा दूंगी, पर इसमें कितनी सारी चीजें होती हैं एक्स्ट्रा, कितने सारे फैक्ट्स होते हैं जो क्लास में ऑन द स्पॉट डिस्कस नहीं हो पाते, तो प्रिंटिंग नोट्स में वो सारी चीजें आपको रहेंगी। तो कुछ दिनों में आपको प्रिंटिंग नोट्स आ जाएंगे क्योंकि अभी नया सिलेबस आया है, तो उसके हिसाब से वो और अपडेट हो रहे हैं, नई नई चीजें उसमें ऐड हो रही हैं, नए एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बदल जाते हैं, तो फिर नोट्स भी अच्छे से अपडेट करने होते हैं, आपको उसमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अब यार ये तो आप मैनेजमेंट में बात कर लेना, इसके बारे में तो मतलब हमको तो जानकारी नहीं है कि किस दिन तक प्रिंटिंग की बात हुई है, वहाँ पे आ जाएगा। डायमेंशंस कैसे है जो अभी का पैटर्न है उस पैटर्न पे आ रहा है या फिर वो पुराने चल रहा है? नहीं, नए पैटर्न पे नोट्स आ रहे हैं, इसी वजह से तो समय लग रहा है। पुराने वाले नोट्स होते तो आप पहले दिन जिस दिन आते डेमो में आपको हाथ में नोट्स मिल जाते। क्योंकि बहुत सारी जगह पे अपडेट हो गए हैं, मतलब पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है। पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होने के कारण ही तो नोट्स अपडेट हो रहे हैं ना, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि 24 जनवरी को 24 जनवरी कह रही हूँ, जनवरी 2024 में ही मतलब सिलेबस नया वाला चेंज हुआ है, और नए वाले एग्जाम का भी पहला मेंस होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो नोट्स अपडेट हो रहे हैं, और हो भी गए हैं। इनफैक्ट इंग्लिश वाले हो गए हैं, हिंदी की भी प्रिंटिंग होके आने ही वाली है, मतलब अपडेशन की वो प्रोसेस नहीं हो रही है, वो तो हो चुकी है। प्रिंटिंग के लिए भी शायद आ गए होंगे, अब एग्जैक्ट स्टेटस क्या है वो आपको मैनेजमेंट और नोट्स वाले बता देंगे। वो तो आपका एडमिशन होगा और वो तो आपको मिलने लग जाएंगे, आ ही जाएगा। तो प्रिंटिंग में कितनी देर लगती है। और कुछ हाँ क्या, अच्छा अभी डाउट्स हैं, अभी पूछ लो, या फिर अभी जब तक सर आ रहे हैं 5 मिनट का गैप है, बाहर आ जाओ, है ना, जब तक सर आ रहे हैं मैं जा रही हूँ तब तक पूछ लो, जब सर आएंगे तो पीछे से आ जाना, ठीक है, क्योंकि अभी एक और क्लास है ना इसलिए। नहीं नहीं मैं नहीं, मैं बाहर ही हूँ आपकी वजह, ताकि सर को वेट ना करना पड़े।